तो आज मैं फिर से क्लास 10th ऑब्जेक्टिव मैथ लेकर आया हूँ। ठीक है, ये पहला चैप्टर है आपको वास्तविक संख्याएं। ठीक, इसमें क्वेश्चन जो है ज़्यादा है तो हम इसको 2 या 3 पार्ट या खासकर सोचूंगा तो इस 2 पार्ट में ही आ जाए। ठीक है, आज हमने कुछ आधा लिया, फिर आपको अगली बार आपको पार्ट 2 करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा कि यहाँ अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कराया जाता है। अगर आप लोग बोलिएगा सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव के जो VVI होता है ना, जिसे जो बार बार पूछता है, वो क्वेश्चन मैं आपको लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपका ये दे रहा है कि दो धन पूर्णांक A तथा B के लिए यदि A बराबर BQ प्लस R तो क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, चलिए, ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है, एक सेकेंड। ठीक है, ये जो आपको फार्मूला है किन का है, ये तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये है भाग एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड विभाजन भी हम लोग बोलते हैं। तो बोल रहा है ऑप्शन ए में जीरो से बड़ा होगा आर और आर से बड़ा होगा बी, ये हो सकता है। चलिए आगे देखिए, एक से बड़ा होगा आर और आर से बड़ा होगा बी, ये भी हो सकता है। सी में है जीरो से बड़ा होगा आर और आर के बराबर हो सकता है बी, या बड़ा हो सकता है नहीं। तो सी तो पहला नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आर होता है शेषफल वो बी के बराबर कहने हो ही नहीं सकता। ठीक है, भाग में अभी जानते हैं कि जब भी भाग बनाते हैं तो जो शेषफल होता है वो जितना से भाग देते उसको बराबर नहीं होनी चाहिए। चलिए ये जो चिन्ह देख रहे हैं, इसका ये ऐसे और ऐसे का मतलब हो गया, चाहे बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो। अच्छा, डी में ऑप्शन क्या है कि जीरो जो है वो आर के बराबर हो सकता है, या फिर जीरो से वो बड़ा होगा, फिर आर से बड़ा बी होगा। ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर सही है। ठीक है, अगर दो कोई धन पूर्णांक हो या फिर कोई अंक मान लिया, 10 5 जो भी मान ले, तो जो शेषफल होगा वो जीरो के बराबर भी हो सकता है, या फिर जीरो से वो बड़ा हो सकता है। शेषफल 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है शेषफल। और शेषफल से बड़ा हमेशा क्या होता है, जो भागा देता है। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा आपको परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। ये आपको पहला चैप्टर में लिखा भी गया होगा। ए वास्तविक संख्या, बी अवास्तविक संख्या, सी विषम संख्या, डी अभाज्य संख्या। तो दूसरा का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो मिला हुआ जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, परिमेय मतलब जो आगे जाए, प्लस हो, और जो माइनस में हो, दोनों प्लस माइनस में जो होते हैं परिमेय और अपरिमेय, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, वास्तविक संख्या भी बोलते हैं। चलिए पहला, तो दूसरा आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरा है आपको, वह पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है। क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है। ए में है नहीं, बी हाँ, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो 3 का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हाँ। पूर्णांक संख्या प्लस हो या माइनस, उसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। 9th पे पढ़ेंगे संख्या रेखा ऐसे, बीच हम लोग ओ मान लिया, इधर 1 2 3 4 5 प्लस है, इधर तो क्या 1 2 3 4 इधर माइनस होती है, इधर क्या होता है माइनस, इधर क्या होता है प्लस होता है। तो संख्या रेखा पर हम लोग पूर्णांक को दर्शा सकते हैं, इसलिए 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 4 आपको, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाए तो यह कैसी संख्या होगी। प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को शामिल कर दे तो क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, सी पूर्णांक होगा, और डी इनमें से कोई नहीं होगा। तो 4 का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सी कैसे हो जाएगा, सी देखिए, थोड़ा सा पूर्णांक किसे कहते हैं, जीरो हो, प्लस हो, माइनस हो, सब होती है। तो बोल रहा कि प्राकृतिक जो संख्या है उसका संग्रह में, मतलब उसके जो इकट्ठा जो भी संख्या होगा उसमें अगर शून्य समेत अगर ऋण संख्या को, ऋण का मतलब घटाओ यानी माइनस वाला जो नेगेटिव अंक है, अगर उसको भी शामिल किया जाए तो कैसी संख्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्या। तो याद रखना, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ शून्य और ऋण संख्याओं को भी शामिल किया जाता है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए 4 को हो गया। 5वां आपका, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा नहीं होगा। पूर्ण संख्या होगा नहीं होगा, सी में ए और बी दोनों होगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए 6ठा आपको, सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं। जितने प्राकृतिक संख्या है अगर उनको हम शून्य, खाली शून्य के समेत
अगर लेते हैं तो उनको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो छठा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या किससे कहते हैं? जो जीरो से शुरू हो, जीरो से लेकर अनंत तक, 0 1 2 3 4 5 6, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए सातवां है, अगर पूर्णांक b, a पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य है तो b को a का क्या कहा जाएगा? अगर b जो है, ठीक है, अगर पूर्णांक b a पूर्णांक से a से अगर ध्यान दो, अगर हम a से अगर b को काट देते हैं, पूरी काट जाता है, तो b को a का क्या कहा जाएगा? ठीक है, सिंपल सी भाज्य कहा जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 7 का क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। जब कट जाएगा पूरी तो उसको क्या बोलेंगे? भाज्य पूर्णांक कहा जाता है। चलिए आठवां आपको, क्या शून्य किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? हाँ, नहीं, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो जीरो है किसी को विभाज्य नहीं कर सकता। जब जिससे अगर जीरो में भाग देंगे, मान चलिए कि ऊपर 8 है और उसमें हम जीरो से भागा देंगे, तो इसको मतलब क्या हो जाता है? इन्फिनिट, यानी कि अपरिभाषित, ही कभी कटेगा नहीं। कोई भी अंक संख्या का अगर नीचे अगर जीरो है या जीरो से भाग दे रहे हैं तो उसका मान क्या हो जाएगा? इन्फिनिट, जो आपको त्रिकोणमिति में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 9वां आपको ये रहा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का अनुप्रयोग होता है। तो आप लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन जो होता है वो मासा निकालने के लिए सिर्फ होता है। मासा मतलब HCF, और कै गो उसमें पूर्णांक होने चाहिए? कम से कम 2 गो। ठीक है, 1 गो के भी नहीं निकलता है और 3 गो के भी नहीं निकलता है। कम कितना होनी चाहिए? 2 गो का। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि 2 धनात्मक पूर्णांक के मासा निकालने में, अभी क्या बोला कि मासा मतलब क्या होता है? ठीक है, ई मासा का मतलब होता है HCF, ये इंग्लिश में हिंदी में दिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या होना चाहिए? 2 गो ही अंक होगा, एगो ए मान लेंगे, एगो बी मान लेंगे, बस। चलिए 10 है, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? ठीक है, विषम पूर्णांक खोज रहा है। ठीक है, तो विषम पूर्णांक कौन होगा? देख लीजिए, 2q जो होगा वो धनात्मक, और उसे लिख दिया क्या? q एक धनात्मक पूर्णांक है, फिर q धनात्मक पूर्णांक है, सब धनात्मक पूर्णांक है, प्लस में होगा, लेकिन विषम कौन होगा? ठीक है, तो विषम होगा 2q प्लस 1 का जो रूप होगा वो विषम भी होता है। ठीक है, चलिए तो 10 का आंसर जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये आपको पूछा गया मैट्रिक में भी है। और सम कौन होता है? तो सम हो जाएगा आपको ये वाला, 2q का रूप का होता है सम, या फिर जिसमें 2q प्लस 2 जोड़ा हो, 4 जोड़ा हो, उसको सम बोलते हैं। ठीक है, चलिए 11 आपको, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है? प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है? अभी हमने बताया। ठीक है, तो 11 का आंसर का जगह ऑप्शन नंबर सी। आपको डी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सम पूर्णांक जो होता है ना वो कैसा होता है? 2q रूप का ही होगा। अभी बताया 2q या 2q प्लस 2, 2q प्लस 4, 6, 8, 10, ये सब जो होगा वो धनात्मक होगा। और विषम क्या होता है? 1 2 3 सॉरी 1 3 5 7, ये क्या होता है? विषम पूर्णांक होती है। चलिए 12, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है ना? तो आपको हो जाएगा शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांक के लिए, बी में शून्य सहित सभी पूर्णांक के लिए, सी केवल धन पूर्णांक के लिए, और डी सभी उत्तर ठीक है। तो 12 का बता दे, जो यूक्लिड विभाजन जो होता है फार्मूला जिनका क्या होता है? ए बराबर BQ प्लस आर, जो फार्मूला होता है वो किन के लिए लागू होता है? शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांक के लिए, चाहे तो माइनस में हो या प्लस में हो। ठीक है, चलिए शून्य के खाली छोड़कर, क्योंकि जब शून्य हो जाएगा ना तो इससे पहले ही निकल जाता है, लेकिन अगर पहले ही शून्य दिया है तो भागा किसी से नहीं लग सकता। ठीक है, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 13 आपको, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका किन पूर्णांकों के लिए संभव है? चलिए, केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए, केवल ऋणात्मक पूर्णांक के लिए, सी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के लिए, कि डी सभी भी पूर्णांक के लिए नहीं, किसी भी पूर्णांक के लिए नहीं, डी में। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए। ठीक है, चलिए 14, तो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का HCF सबसे बड़ा पूर्णांक डी है तो डी द्वारा विभाजित होगा। अगर देखिए कोई दो संख्या है, मान लीजिए एगो 10 है, एगो 5 है। ठीक है, अगर इसका LCF कितना हो जाएगा?
इसका HCF कितना जाएगा, 5 ही ना होगा। HCF क्या है, एक बड़ा पूर्णांक है। तो क्या D द्वारा विभाजित कौन कौन होगा, केवल A होगा विभाजित या केवल B होगा, कि दोनों विभाजित होगा। तो वह जो HCF निकलता है ना, उसे दोनों संख्या क्या होती है, विभाजित, यानी दोनों संख्या पूरी पूरी क्या होता है, कट जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, 14 की क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। चलिए 15 आपको, दो धनात्मक पूर्णांक C और D, यानी C बड़ा है D, C जो बड़ा है D से हो और भागफल Q तथा शेषफल R है, जहाँ यह बताए थे कि 0 से बड़ा होगा R, ये उसको बराबर होगा और D उससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। चलिए ठीक है, तो 15 का आंसर देख लीजिए, आपको ऐसे ही लो करा, ठीक है। इसका पहले समझिए, ये जो संबंध है क्या दिया है, शेषफल दिया है, और Q क्या दिया है, भागफल। तो Q तो सब में लगेगा। चलिए तो देखिए Q कहाँ उल्टी उल्टी लगा है, Q जो हो गया इसमें उल्टी गलत हो गया, ये हो सकता है, और ये भी क्या हो सकता है, R पहले होता नहीं है, ठीक है। अच्छा D जो है वो R से बड़ा है, तो जब D R से बड़ा है तो क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं भाजक। लेकिन और ऊपर क्वेश्चन में देखिए कि C जो है कि D से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा क्या होता है, भाज्य, सबसे बड़ा वही ना होता है। तो सबसे बड़ा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि C बराबर DQ प्लस R, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 है कि दो धनात्मक पूर्णांक C और D, यानी कि D से बड़ा है C, तो इसका HCF क्या होगा अगर शेषफल R बराबर 0 हो, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए D ही होगा, ठीक है। कोई दो संख्या है, मान लीजिए, देखिए हमने दो संख्या लेगा, एक 100 ले लिया, एक 200 ले लिया। अब इनको हम लोग क्या क्या HCF निकालेंगे, तो HCF वो होगा जो सबसे छोटा में जो कॉमन मिल जाए। तो दोनों का जगह HCF तोड़ना तो कितना हो जाएगा HCF इसका, 100, ठीक है। शेषफल तो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अगर काटेंगे तो HCF कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है, जो क्या है छोटी अंक से बड़ा होगा, ठीक है। और HCF हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। चलिए तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और ये फिगर भी यहाँ पे देख लीजिए कि जो C है वो D से इतना है, तो इसका HCF क्या होगा, तो आंसर D हो जाएगा। चलिए 17 आपको, दो धनात्मक पूर्णांक C और D, ठीक है, और C फिर से बड़ा है D, लेकिन अभी जो R है वो 0 के बराबर नहीं है, तो HCF C है D के किन के बराबर होने चाहिए, तो देखिए, ठीक है, फार्मूला क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R होता है, कलर चेंज कर लो, A बराबर BQ प्लस R होता है ना। चलिए तो अभी एक जगह पर क्या रखा गया, C, देखिए C बड़ा है, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा D, और हो जाएगा Q और प्लस R की जगह पर कुछ रख सकते हैं, जो भी रखना से रख लीजिए, लेकिन 0 नहीं रखना है, बोल दिया कि R नॉट इक्वल 0, यानी R की जगह पर 0 नहीं रखना है। तब बोल रहा है कि अगर C और D इसका, ठीक है, ये जो C और D जो लोग रहे हैं इनका HCF क्या होगा, तो QR HCF होगा। जैसे मान चलिए कोई भी संख्या, देखिए अगर हम 10 बराबर ले लिए, 5 गुने 2 प्लस में हो जाएगा 0, तब 0 तो तब से होता है, तब हो रहा है कि 10,5 का LCM सॉरी HCF क्या होगा, तो HCF एगो होता है, लेकिन ऑप्शन में एगो का दिया ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे 2,0। चलिए ठीक है, समझ गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए इसका शायद आगे उदाहरण को दिया गया मैथ भी, आपको हम बता देते हैं, देखिए 18 में है, दिया होगा कहीं पर, हमको उतना याद अभी नहीं। चलिए √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या है, अगर इसको परिमेयकरण करेंगे तो इसका गुणांक क्या आएगा, तो सिंपल सी बात, √18 को हम लोग तोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, यानी कि 3 गुने 3 गुने 2, ठीक है, यानी कि आपको हो जाएगा 3√2। तो √18 का जो हो जाएगा परिमेयकरण गुणांक, यानी कि इसको परिमेयकरण में लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, तो सिंपल सी, अगर √2 से इसमें गुना कर दे तो ये कट जाएगा, तो परिमेयकरण नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, इसको परिमेयकरण गुणांक कितना है, तो √2, यानी कि 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 19 आपको, 45 और 60 का मासा, ठीक है, अब कौन विधि से बोला वो नहीं, तो देखिए हम आसान विधि आपको बताते हैं, जब ऐसे बोले तो 45 कैसे तोड़ लीजिए,
और 60 के ऐसे तोड़ लीजिए तो हो जाएगा 3 से लग जाएगा 15 और हो जाएगा 3 5 15। अब ये जो 60 है, ठीक है, उनको लगा लीजिए 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5, यानी कि HCF जो होता है जो दोनों में मिले तो देखिए पहला नंबर 5 5 मिल रहा है तो एगो 5 लिख दिए। अब एगो 3 मिल रहा है, एगो 3 मिल रहा है तो एगो 3 मिल लिख दिए। सॉरी यहाँ पे 3 होगा 3, और कुछ तो नहीं मिल रहा है। चलिए तो 5 3 कितना हो जाएगा आपको 15, तो HCF क्या हो जाएगा 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी या सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 आपको, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, हमेशा परिमेय होगा, हमेशा अपरिमेय होगा, सी 1 होगा, डी परिमेय या अपरिमेय होगा। ठीक है, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमेशा अपरिमेय होगा। अशून्य परिमेय मतलब क्या, कोई संख्या ले लीजिए, मतलब 0 नहीं होनी चाहिए, जैसे में 8 ले लीजिए, 7 जो भी ले सकते हैं परिमेय हो, और एक अपरिमेय संख्या यानी कि √7, अगर इसको हम गुना करते हैं तो 8 √7 आ जाएगा, तो ये हमेशा क्या होगा अपरिमेय ही होगा। ठीक है, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैसे, अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जबकि Q नॉट इक्वल 0 हो। हाँ, नीचे 0 नहीं, इसके नीचे जो है P/Q में, सॉरी P/Q में Q 0 नहीं होना चाहिए, तभी हमको लिख सकते हैं। तो लिखा जा सकता है जब Q बराबर रहता ना तो बोल सकते हैं क्या 21 के, ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये जो अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या रहेगा तो P/Q को हम लोग नहीं लिख सकते, याद रखिएगा नहीं लिख सकते। चलिए 22 आपको, निम्नलिखित में असत्य कथन पहचाने, यानी असत्य कौन होगा। चलिए देख लीजिए आप लोग, 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए। क्या अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के गुणनफल अपरिमेय होता है, ये तो अभी बताएं होता ही है। चलिए आगे है, आप सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम और अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, ये आपको क्या है, ये तो गलत हो गया ना, ये कैसे होगा, परिमेय संख्या का अगर उल्टेंगे तो अपरिमेय थोड़ी प्राप्त होगा, वो तो परिमेय ही प्राप्त होगा ना। ठीक है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तो इससे पकड़ा गया, यही को गलत होगा, बाकी सब सही होगा। ठीक है, चलिए 23 आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे पराकलित करने की तकनीक है, मतलब किसे निकालने की तकनीक है, लासा को निकालते हैं या मासा को निकालते हैं, अगर दोनों तो कुछ नहीं होगा। तो 23 का देखिए क्वेश्चन पूछा गया है और ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो जाएगा, जब यूक्लिड विभाजन की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उससे मासा ही निकलता है ना। चलिए 24 आपको, 2 संख्या ए और बी का लासा 36 तथा मासा 2 है, तो ए का मान क्या होगा, है ना। चलिए एक मान हमको निकालना है ना, तो 24 का जो हो जाएगा, देखिए फार्मूला एक होता है, फार्मूला हो जाएगा, आपको ऊपर थोड़ा सा ले लेते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, LCM गुन्ने HCF होता है, ये जानते हैं। ठीक है, चलिए लेकिन हाँ, अगर इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है कि ये जो है 2 संख्या जो दिया है ए और बी का लासा दिया है 36 और मासा दिया है 2, ए का मान कब निकालते जब इसमें बी का मान कुछ दे तब ना। 2 संख्या का क्या होता है कि ए गुन्ने बी बराबर फार्मूला होता है LCM गुन्ने HCF, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने CF होता है। 2 संख्या कौन कौन है, हमको ए तो निकालना है, तो दूसरा संख्या क्या मान लेंगे हम लोग। ठीक है, बी यहाँ पर गलती लिखा गया है, बी का मान 18 होगा, ठीक है, क्वेश्चन में छूट गया है। LCM का मान 36 है और HCF का मान 2 है, तो 18 दूनी से 2 से कट जाएगा, 18 दूनी की 36 और 2 दूनी कितना जाएगा 4। ठीक है, तो 4 इसमें ऑप्शन हो जाएगा, तो 4 आंसर देख लीजिए कौन में है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, 4 है। चलिए 25 आपको, 5 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए पहले इसको लासा निकालिए और मासा निकालिए। चलिए यहाँ देख लीजिए,
इनको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं। 5, 15 और 20 है ना, ये 5 का निकल गया, ये 15 हो गया और ये आपका 20 रह गया। इन दोनों का लासा और मासा का अनुपात निकालना है। 5 तो निकलेगा नहीं, ये हो जाएगा 3 5 15 और 2 से हो जाएगा 10 और 2 से 5। पर HCF निकालिए। जो HCF क्या होता है, जो तीनों मिलता है, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, 1 हो गया, बस इतने मिलेगा। और LCM में क्या होता है, जो मिला से सबसे पहले लिख दीजिए, ठीक है। अब ये 3 तो नहीं मिला किसी में, देखिए ये वाला 3, तो वो भी 3 लिख दीजिए। और ये 2 दूनी के 4 मिला किसी में नहीं, तो 4 भी लिख दीजिए। यानी कि 5 3 15, 15 चौका 60, कितना हो गया, ये हो गया आपको 60। चलिए, तो आप क्या कहता है इससे पहले एक बार क्वेश्चन देख ले, यानी कि 5 और 60 आगे याद रखिएगा। तो पहले कहता है लासा, लासा था 60 और मासा है 5, यानी कि 60/5, यानी कि 60/5, एक कर जाए आपको 12 बार में, यानी कि नीचे 1 बच गया, यानी कि हो जाएगा 12/1। अनुपात क्या हो जाएगा, यानी कि 12:1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही। चलिए नेक्स्ट है 26। अगर x एक भाज्य संख्या को P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn के रूप में गुणनखंडित किया जाता है तो P1 P2 और डॉट डॉट Pn को कैसी संख्या कहेंगे, अभाज्य कहेंगे, सम कहेंगे, विषम कहेंगे या भाज्य कहेंगे। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, 26 की हो जाएगा। चलिए 27 है। 4 के पावर n के 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा कौन अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होना चाहिए। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5, यानी कि उसके 0 होने के लिए 2 के अलावा कौन सी संख्या होनी चाहिए, 5। एक फार्मूला भी है जो बता देता हूँ आपको, Q/2 के पावर m गुने 5 के पावर n। तो बोल रहा है कि 2 के अलावा, तो 2 के अलावा 5 जो है वो उसको 0 पर समाप्त कर सकता है। चलिए 28, यदि प्रथम 13 98 6 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा डॉट डॉट से, कितना से, ठीक है, 6 से, 4 से, 8 से, कि इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 से ही क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट भागा, इसको देख के आप लोग कर भी सकते हैं, 3 का ऑप्शन ही है। चलिए नेक्स्ट है आपका 29 हो गया। अगर p और q 2 अभाज्य संख्या हैं तो रूट PQ क्या होंगे। अभाज्य संख्या जो किसी के गुणनखंड ना हो, खुद अपने आप से कटे, तो वो भी कैसा हो जाएंगे, अगर रूट में चढ़ा गया तो कैसा हो जाएगा, ठीक है। तो 29 के हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, अभाज्य होगा। मान चलिए 2 और 3 एक अभाज्य संख्या, अगर उसको रूट में करे 2 गुने 3 के, तो क्या परिमेय हो जाएगा, वो अपरिमेय ही हो जाएगा, ठीक है। कोई भी अगर अभाज्य संख्या 2 गो हो, 3 गो हो, 4 गो, अगर उसको रूट चढ़ावेंगे तो वो अपरिमेय संख्या ही होगी, ठीक है। चलिए 29 का ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 30 है। चलिए ये देखिए, हाँ ये लिख भी दिया कि पूछल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य। अभाज्य किसे कहते हैं, जो एक और अपने आप से कटेगा, तो 2 जो है ना सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और इसका गुणनखंड कितना होना चाहिए, 2 गो, यानी कि 1 से कटेगा और ये खुद 2 से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी क्या है, 2 है, तो बोला दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, सिंपल सी 4। याद रखिएगा, अभाज्य संख्या भी छोटी 2 है और छोटी भाज्य संख्या भी 2 है, तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 31 है। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, 1 2 3 5, ठीक है। तो अगर कोई भी 2 संख्या का लगातार है तो उनका HCF क्या होगा, हमेशा 2 ही होगा, ठीक है। जैसे मान चलिए 5 6, सॉरी सम संख्या, यानी कि 4 6 10 12 16 18 जो भी हो, सम संख्या होने को लगातार हो, तो उसको क्या होगा, हमेशा 2 ही होगा। 32 है। अभाज्य संख्या की संख्या अपरित रूप से है 1 100 अनेक या 0, तो भाई है ना, अभाज्य संख्या 1 2 नहीं है, ढेर सारी, यानी कि अनेक है। 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 33, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, देखिए ऐसा पूछता है, अभाज्य संख्या वो होता है जो एक और अपने आप से कटेगा, ठीक, और जिसका गुणनखंड 2 हो। तो देखिए 8 तो सम संख्या हो गया, 9 विषम संख्या हो गया, तो अभाज्य काहे नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है वो 3 गो से कटेगा, 1
3 और खुद 9 से 15 भी है, 3 को से कटेगा 1 3 सॉरी 5 और 4 को से कटेगा 15 से, लेकिन 11 जो है वो सिर्फ 2 को से कटेगा 1 और 11 से। तो इसका आंसर 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या। तो उसी तरह 34 में भी बताना है किसमें अभाज्य संख्या कौन है, बताइए जो खुद से और अपने आप से कटे। 29 है ना, इसका 29 और इसका क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। चलिए आगे 35 है। 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या होगा? 625 से याद रखिएगा, हम बना दे इधर। 625 को अगर हम तोड़ते हैं तो 5 का घात कितना होगा? यानी कि 5 से लग जाएगा 125 बार में, ठीक है, और 5 से लग जाएगा 5 10 5 25 5 25 बार में, फिर 5 से 5 यानी कि 5 के बार कितना जाएगा? 4। इसका अधिकतम घात कितना हो जाएगा? 4, ठीक है, ये रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे है कि 26 और 91 का मासा क्या होगा? सिंपल से बताए थे कौन विधि से बनाना है ना। 26 और 91, तो यहाँ लिख दीजिए 26 और 91, मासा का मतलब जो दोनों में मिलेगा, 200 हो जाएगा 13 बार में, तब नहीं कटेगा कोई, और ये हो जाएगा एक बार लगेगा 7 से 13 7 91। तो HCF क्या होता है? जो दोनों मिले थे, ये भी है और ये दोनों मिले थे, क्या जाएगा इसका आंसर? 13 सही हो जाएगा। तो देखिए 13 कौन ऑप्शन में है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही हो जाएगा इसका। 37 आपका कि लासा बराबर क्या होगा, ठीक है, A, B बराबर क्या होगा। चलिए तो फार्मूला पहले इसको जानना होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि A गुने B बराबर क्या होता है? LCM गुने HCF, ये तो जानना होगा। अगर हमको यहाँ से लासा पूछा तो HCF जो LCM है वहाँ यही रहेगा, लेकिन HCF कहाँ जाएगा? इसको बट्टा में HCF। तो देखिए A गुने B बटा HCF यानी कि मासा कौन है? तो C तो ऐसे लोग रहा है, तो 37 का क्या हो जाएगा आंसर? आपको C हो जाएगा, ठीक है। चलिए 38 आपका 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 के महत्तम घात होगा। फिर से बताना, जैसे भी 5 के बताएं 625 को, तो 156 का क्या होगा, है ना। देखिए 156 का अधिकतम 2 का घात कितना होगा? तो 200 हो जाएगा, 2 7 14 1 2 8 16 78, 200 हो जाएगा 2 3 6 और 2 9 18, ठीक है। और आपको हो जाएगा ये तो लगेगा 3 से, यानी कि 13 बार में 13 39, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2 ही ना है, ठीक है। तो देखिए तो ऑप्शन में है कोई? ऑप्शन में आपको तो हाँ है, तो 38 से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 आपको वह धन पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से भाज्य हो किस तरह का पूर्णांक होगा? अभी बता, भाज्य संख्या होगा जो एक और खाली स्वयं से कटेगा, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, ठीक है। 39 से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 40 है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है या अथवा नहीं लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता, दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है। तो 40 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिखा जा सकता है। चलिए 41 आपको 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 किस प्रकार की संख्या है? भाज्य है, अभाज्य है कि विषम या प्राकृतिक संख्या, ठीक है। चलिए तो 41 को जो है अगर आप इसको गुना करते हैं, पूरा को ध्यान दीजिएगा, अगर इसको गुना करके और इसको अगर जोड़ देते हैं तो आपको कितना आ जाएगा? 10 14 आता है, ठीक है। गुना कर लीजिए आप लोग। अगर 10 14 को हम लोग तोड़ते हैं तो ये संख्या जो होगा ना पूरी तरह से भाज्य है, कट जाएगी, कोई अथी नहीं बचेगा, है ना। और इसमें देख रहे हैं कि 10 14 है तो लास्ट में 4 आएगा, तो ये तो पूरा भाज्य संख्या ही होगा। अभाज्य तो होगा नहीं, विषम तो होगा नहीं, और प्राकृतिक संख्या तो है ही नहीं, क्योंकि एक से शुरू होती है वो कुमा कुमा हो या प्लस में होगी। चलिए तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 42 है आपको देखिए 23 750 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा? अगर 23 750 को अगर ऐसे तोड़ते हैं 23 750 को LCM तो लंबा जाएगा, तोड़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो 42 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि 5 के पावर 4 चला जाएगा, ठीक है।
खाली 5 का गिनना है, इसमें 2 का और 19 और 1 का नहीं गिनना है, जो भी आपको आएगा से, ठीक है। 1 2 का नहीं गिनना, खाली 5 को गिना कि 5 की पावर कितना होगा। चलिए 43 आपको 1/a के पावर n का मान निम्नलिखित में कौन है, ठीक है। देखिए फार्मूला एगो होता है 1/a के पावर n अगर है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a के पावर -n हो जाएगा, यानी कि माइनस में हो जाती है। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, ये 8 क्लास का भी है, ठीक है। चलिए 44 है, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या हो तो उनका मासा कितना होगा। अगर कोई अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो उनका मासा हमेशा कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि वो काटेगा ही नहीं किसी से, खुद से काटेगा तो खुद तो मिल का होगा नहीं, अब एक एक मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक ही आंसर उसको हो जाएगा। ले लीजिए किसी तरह के 7 हो गया और कितना होता है 13, ये दोनों में से क्या मिलेगा बताइए, एक नहीं मिलेगा, 7 13 तो एलसीएम होगा नहीं सकता। चलिए तो वही क्या हो जाएगा, एक आंसर सही हो जाएगा। 45 है, a + b का परिमेयकरण गुणांक किया है, ठीक है। तो 45 का क्या हो जाएगा, इसको गुणांक करने के लिए क्या हम लोग करेंगे, इसको हम लोग परिमेयकरण बनाने के लिए, ठीक है। देखिए ये जो a + b है √b है, इसको हम लोग को परिमेयकरण करने के लिए खुद से हम लोग a माइनस √b लेना पड़ेगा, तब ना हो जाएगा a² और माइनस में हो जाएगा b, हुआ कि नहीं। तो ये परिमेय हो जाएगा, उसको परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, तो a - b इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो 45 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 46 आपको, यदि a + √b = c + √d तो a और c में क्या संबंध है, ठीक है। a और में क्या संबंध है, ठीक है। सिंपल सी इसका संबंध क्या होगा, अगर इन दोनों के अंतर करें, ठीक है, यानी कि a + √b और माइनस में हो जाएगा c और माइनस में हो जाएगा √d। हमको ये रूट वाला तो लेना नहीं है, ठीक है। तो क्या होना है, a - c जो क्या है वो 0 से ये सब बड़े हैं, अगर 0 को भी हटा दे तो क्या हो जाएगा, a - c, तो बड़े से कौन हो गया a, यानी कि उसको मुंह कैसे खुल जाएगा से देखिए, ठीक है। ऐसे हो जाएगा कि a है बड़ा c से, सिंपल से। चलिए तो ऑप्शन इसको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 46 का सी सही हो जाएगा। चलिए तो इसका देखिए, इससे मासा पूछ रहा है, तो मासा वो होता है जो दोनों में मिले, सिंपल सी, ये तो और हल्का है, ठीक है। देखिए इसमें 3 का एगो है, 3 गो, इसमें 3 का एगो 2 गो, ये 3 के पावर 2 ही नहीं मिलेगा, यानी कि सिंपल सी समझिए 9 गुने। अब इसमें 2 एक है, इसमें 2 है तो एक ही गुने 2 मिलेगा, इसमें 5 एक है तो एगो 5 मिल जाएगा, यानी कि 5 दूनी के 10 और 10 9 90, एक ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ये जो है सही हो जाएगा, सिंपल सी। चलिए 47 हो गया, और 47 लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितने भी आपके पास फ्रेंड्स ग्रुप हैं या जो भी 10th में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत अच्छी होगी, और इसका जो अगला पार्ट है वो मैं जल्द ही लेकर आऊँगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर भेजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को बताइए। चलिए ठीक है, मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।